तो एपिसोड के शुरुआत में हम चांद के ऊपर का सीन देखते हैं जहाँ पे उरासाकी ओत्सुजुकी आता है, जिसने काफी समय बाद आखिरकार तोनेरी ओत्सुजुकी को ढूंढ लिया। तोनेरी ओत्सुजुकी वही है जिसे हमने पहले भी बोरुतो सीरीज के अंदर देखा था, जिसने बोरुतो के सपने में आके उसके भविष्य को प्रिडिक्ट करते हुए बताया था कि उसकी आंखें एक दिन पूरे शिनोबी वर्ल्ड को बदल कर रख देगी। यानी कि असल में तोनेरी बोरुतो का मदद ही करना चाहता है, लेकिन ओत्सुजुकी क्लैन के बाकी मेंबर्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए उरासाकी ओत्सुजुकी उसके ऊपर अपने फिशिंग रॉड वाले वेपन का यूज करके उसे पत्थर में बदल देता है, जिससे रिलीज होने के लिए अब उसे 10,000 साल तक वेट करना होगा। उरासाकी ने तोनेरी को इसीलिए नहीं मारा क्योंकि वो अपने ही क्लैन मेंबर्स को नहीं मारते। जिसके बाद वो धरती की तरफ चला आता है। तोनेरी कहते हैं कि बोरुतो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो उसे रोक पाएगा। जिसके बाद हम अगले सीन में सिकाटाई, डेंकी और बोरुतो को देखते हैं जो कि रास्ते से गुजर रहे होते हैं। तभी वो न्यूज में देखते हैं कि नारुतो चुनिन एग्जाम्स के रिगार्डिंग काफी चीजें डिस्कशन कर रहा होता है। नारुतो की मोटिवेशन को सुनकर डेंकी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है चुनिन एग्जाम को पास करने के लिए। सिकाटाई बोरुतो को बेकार की हरकतों को छोड़ के सीरियसली मेहनत करने के लिए कहता है क्योंकि चुनिन एग्जाम आ गया है, जिसपे बोरुतो साफ मना कर देता है क्योंकि वो पुराने समय से चलते आ रहे रैंकिंग सिस्टम को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। उसे तो बस अपने आप को ताकतवर बनाने पे ध्यान देना है ताकि वो एक ग्रेटेस्ट शिनोबी बन सके। सिकाटाई कहता है कि ग्रेटेस्ट का मतलब तुम क्या बनना चाहते हो? तो बोरुतो कहता है कि वो सास्के के जैसा बनना चाहता है क्योंकि वो पावरफुल एनिमीज के साथ अकेला लड़ता है। उसे किसी भी रूल्स को मानने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने रूल्स को खुद बनाता है। वो अपने आप को कूल दिखाने के लिए किसी भी टीवी शो के अंदर नहीं आता और अपने पावर्स का दिखावा भी नहीं करता। दूसरे सीन में मोगी को देखते हैं जो कि अपनी टीम को चुनिन एग्जाम्स के लिए अप्रूव कर चुकी होती है और उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म लाके देती है, जिससे सिकाटाई और इनोजिन इससे इतना खुश नहीं होते हैं। इनोजिन कहता है कि जब वो गेनिन थे तब उनसे बहुत ज्यादा काम करवाया गया और आगे पता नहीं उनसे क्या करवाया जाएगा। जिसपे मोगी काफी गुस्सा होती है और कहती है ठीक है फिर मैं एप्लीकेशन वापस ले लेती हूँ। जिसपे इनोजिन कहते हैं कि नहीं हम तो एग्जाम्स देंगे, वो तो मैं मजाक कर रहा था। लेकिन सिकाटाई अपने पास्ट को याद कर रहा होता है जब उसने रियोगी से ये वादा किया था और वो चुनिन एग्जाम को देने के लिए काफी सीरियस होता है और इनोजिन से कहता है कि बार बार सेम एग्जाम को देने से तो अच्छा है कि इसे एक ही बार में पास कर लो। मोगी अपनी टीम को लेकर काफी ज्यादा चिंता में होती है। दूसरे सीन में हम नारुतो को देखते हैं जो कि काफी थका हुआ होता है क्योंकि वो अपने क्लोन्स को नॉन स्टॉप व्हाइट जुत्सु की हाइडआउट में भेज रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर कातासुकी आता है जो कि नारुतो को अपना साइंटिफिक निंजा टूल दिखाता है, जिसका यूज करके कोई भी नॉर्मल इंसान किसी भी जुत्सु को आसानी से परफॉर्म कर सकता है। बस एक छोटा सा स्क्रॉल जो कि उस टूल के अंदर डालना है और कोई भी जुत्सु को आसानी से कर सकता है। वो विंड स्टाइल जुत्सु का यूज करके दिखाता है, जिसपे नारुतो और शिकामारु पूरी तरीके से चौंक जाते हैं। कातासुके बताता है कि साइंटिफिक निंजा टूल को मॉडर्न शिनोबी के लिए बनाया गया है। इसका यूज वॉर के समय या फिर चुनिन एग्जाम के अंदर भी किया जा सकता है। लेकिन नारुतो इस निंजा टूल को अप्रूव करने से साफ मना कर देता है क्योंकि चुनिन एग्जाम कोई परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम के थ्रू हम एक गेनिन के स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं और उनमें से ही काबिल और नेचुरल शिनोबी को ही हम चुनिन बनाते हैं। जिसपे कातासुके उदास होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में हम मिस्टर कातासुके को देखते हैं जो कि अपने लैब में आता है। वो काफी उदास होता है लेकिन वो फिर भी खुद को समझाता है कि वो एक साइंटिस्ट है और उसे आशावादी होना चाहिए। लेकिन तभी उसके पीछे कोई होता है और यहीं पे सीन कट होता है। दूसरे सीन में हम बोरुतो वो लोग को देखते हैं जो कि बर्गर शॉप में बैठ के गेम खेल रहे होते हैं। लेकिन सिकाटाई बोरुतो की कैरेक्टर को देख के पूरी तरीके से चौंक जाता है क्योंकि उसके कैरेक्टर स्किल और लेवल्स पूरी तरीके से मैक्स किए हुए हैं। दरअसल बोरुतो ने मिस्टर कातासुके से एक चीट फाइल लिया था जिसका यूज करके उसने अपने कैरेक्टर को पूरी तरीके से मैक्स कर लिया। वो सिकाटाई वो लोग के पास भी उस चीट फाइल को भेज देता है, जिसपे सिकाटाई कहता है कि चीटिंग करके जीतने से क्या ही मजा मिलेगा। दूसरी तरफ सरादा और मित्सुकी चुनिन एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म को लेके आते हैं बोरुतो को देने के लिए, लेकिन बोरुतो एग्जाम देने से साफ मना कर देता है। जिसपे सरादा बोरुतो की कॉलर को पकड़ लेती है और उसे बताती है कि मैंने तुझे पहले ही बताया था कि मेरा ड्रीम है कि मैं होकागे बनूंगी, मैं सिर्फ मित्सुकी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकती। बोरुतो कहते हैं कि तुम्हें एग्जाम देना है तो दो, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? सरादा कहती है क्योंकि एग्जाम में एंटर होने के लिए टीम के तीनों मेंबर्स का होना जरूरी है। बोरुतो कहते हैं कि फिर तुम लोग मेरे जगह किसी और को अपने टीम में ले लो। सरादा कहती है कि इतनी जल्दी किसी को ढूंढना ये पॉसिबल ही नहीं है। सिकाटाई कहते हैं कि अगर मिल भी गया तो टीम वर्क का क्या होगा? तभी मित्सुकी कहते हैं कि बोरुतो यही तुम्हारे पास चांस है कि तुम अपने डैड को दिखा पाओगे कि तुम्हारे अंदर कितने पावर्स हैं। तुम वहाँ बैठे ऑडियंस को भी दिखा पाओगे कि तुम क्या हो। जिसपे बोरुतो थोड़ा सोचता है और आखिरकार मान ही जाता है। जिसके बाद अगले सीन में वो लोग घर जा रहे होते हैं जहाँ मित्सुकी सरादा से कहता है कि बोरुतो की माइंड को मैनिपुलेट करना कितना ज्यादा आसान है, हमने उसे कितनी आसानी से मना लिया। बोरुतो कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं सुन रहा हूँ, तुम लोग बात कर लो। सरादा कहती है कि एक मर्द कभी भी अपने बात को नहीं डालता, तुम्हें पता है ना? बोरुतो कहते हैं कि हाँ लेकिन मुझे चुनिन बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो एग्जाम में टॉप करूंगा और सभी ऑडियंस को अपना पावर दिखाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ बोरुतो की बहन और उसकी मम्मी हिनाटा वहाँ पे आती है। जिसके बाद वो लोग अपने घर पहुंचते हैं तो वहाँ पहले से नारुतो होता है, वो हिमावारी की बर्थडे को भूला नहीं है। बोरुतो भी इस चीज को देख के काफी खुश होता है। जिसके बाद हिमावारी की बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो जाती है। नारुतो उसके बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे एक टेडी बियर गिफ्ट देता है। दूसरी तरफ हम बोरुतो को देखते हैं जो कि अकेले में नारुतो से कहता है कि आपने हिमावारी की बर्थडे को याद रखा था, इसलिए मैं आज से आपको माफ करता हूँ। जिसके बाद सब कुछ रेडी हो चुका होता है, बस नारुतो बर्थडे केक को लेके आ रहा होता है। लेकिन तभी नारुतो का शैडो क्लोन गायब हो जाता है और वो केक नीचे गिर के खराब हो जाता है।
बोरुतो इस चीज को देख के काफी शौक होता है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है। बोरुतो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। उसकी मॉम उसे रोकती है। वो कहते हैं कि आज वो उसके डैड को सबक सिखा के ही रहेगा। हिनाटा उसे समझाती है कि नारुतो अभी काफी काम में बिजी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम दोनों को भूल गया है। बोरुतो कहता है कि ये बात मैं हजारों बार सुन चुका हूँ और अब थक चुका हूँ। मुझे तो लगता है कि डैड बचपन से ही अकेले पेरेंट्स के बिना बड़ा हुआ है, शायद इसलिए उन्हें पता नहीं है कि एक फैमिली को कैसे संभाला जाता है। हिमावारी बहुत ज्यादा दुखी होती है। बोरुतो कहता है क्यों, मेरा ही डैड होकागे है। वो पूरे दिन अपने चेयर में बैठा रहता है और खुद को बॉस समझता है, ऐसा तो कोई भी कर सकता है। इतना कहकर वहाँ से निकल जाता है और वो सीधे नारुतो के रूम के अंदर आके उसके फोटोज को देखने लगता है। तभी उसकी नजर नारुतो की बचपन की जैकेट पे जाती है जिसे वो उतारता है। वो कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा गंदा है। इतना कहते ही वो उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी उसे दरवाजे पे बेल की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि नारुतो आ गया है। वो तुरंत दौड़ते हुए नीचे आता है और दरवाजे को खोलते ही एक किक मारता है जिसे वो रोक लेता है क्योंकि वो नारुतो नहीं सास्के होता है। तभी हिनाटा वहाँ पे आती है और वो सास्के का नाम लेती है तो बोरुतो समझ जाता है कि ये सास्के है। सास्के पूछता है कि क्या नारुतो घर पे है, तो हिनाटा कहते कि नहीं, शायद वो अभी भी होकागे ऑफिस में होगा। जिस पे सास्के उन्हें परेशान करने के लिए माफी मांगता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन बोरुतो नारुतो को लेकर अभी भी काफी गुस्सा होता है। वो उसे सबक सिखाने के लिए वहाँ से जाने लगता है, पर तभी सास्के उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी मम्मी ने कहा ना कि घर पे रहने के लिए, तो तुम्हें बात माननी चाहिए। जिसके बाद हिनाटा वहाँ पे आके बोरुतो को पकड़ लेती है और हम देखते हैं कि सास्के वहाँ से निकल जाता है। सास्के जैसे उनके घर के साइड वाले रास्ते में आता है तो वो वहाँ पे नारुतो का बचपन का जैकेट गिरा हुआ देखता है। जिसके बाद हम अगले सीन में नारुतो को देखते हैं जो कि काफी थका हुआ आता है। वो इस बात को लेकर चिंता में होता है कि वो अपने एक सेडोक्लोन तक को संभाल नहीं पाया। तभी शिकामारू वहाँ पे आता है। वो नारुतो को देखते ही उसके पास आता है। नारुतो कहते हैं कि उसने हिमावारी के बर्थडे को भी बर्बाद कर दिया। शिकामारू कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम घर चले जाओ। नारुतो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं क्योंकि चुनिन एग्जाम आ गया है, इसका प्रेशर और साथ ही साथ वाइट जुत्सु इंसिडेंट के बाद उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन तभी कोई एक स्क्रॉल फेंकता है जो कि नारुतो पकड़ लेता है। वो सास्के होता है। वो कहते हैं कि ये नारुतो के लिए एक गिफ्ट है जो कि उसने कागुया को वहाँ से जाके लाया है। नारुतो स्क्रॉल को खोलता है और वो उस लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं पढ़ पाता। सास्के कहते हैं कि वो अपने रिनिकान का यूज करके भी उसे नहीं पढ़ पा रहा है। तो नारुतो इस स्क्रॉल को उनके विलेज के चीपर कॉर्प्स के पास भेजने के बारे में कहता है जो कि अलग अलग लैंग्वेज और कोड्स को क्रैक करने का काम करते हैं। तभी शिकामारू सास्के से पूछता है कि क्या तुमने सच में कागुया के प्लेस को ढूंढ लिया है, तो सास्के कहता है कि हाँ। जिसके बाद हम उस दिन का सीन देखते हैं जब सास्के टाइम स्पेस के थ्रू कागुया के प्लेस में पहुंचा था। वहाँ एक बहुत ही पुराना सा किला होता है जिसके अंदर जाने पे सास्के को वो स्क्रॉल मिलता है। सास्के अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि उन्होंने कितने सारे सेक्रीफाइसेस करने के बाद आखिरकार उन्होंने कागुया ओत्सुजुकी को सील किया था, लेकिन अभी तक उन्हें ये नहीं पता कि उसके ऐसे करने के पीछे रीजन क्या था, जिसका जवाब अभी तक सास्के ढूंढ रहा है। लेकिन तभी कोई सास्के के ऊपर हमला करता है जिसे वो डॉज कर लेता है। ये मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला एक ओत्सुजुकी है जिसका नाम किन्सुकी है, जो कि एक गार्ड है। उसे सास्के को देख के यकीन नहीं होता कि एक नॉर्मल इंसान यहाँ पे आया कैसे। जिसके बाद उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होने लगती है। वो सास्के को मार के उस किले से दूर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ ऊपर एक और ओत्सुजुकी होता है जो कि उन्हें देख रहा होता है। किन्सुकी सास्के के ऊपर अटैक करके उसे एक पत्थर में फेंकता है। सास्के वहाँ से हट पाता उससे पहले वो उसके ऊपर फिर से अटैक करता है और उसे दूसरे पत्थर में पटक देता है। लेकिन इस बार सास्के उसके सर पे मार के उसके सींग को ही तोड़ देता है। जिसके बाद फिर से उनके बीच फाइट होने लगती है। वो सास्के के ऊपर अपने हथियार से अटैक करने वाला होता है, लेकिन सास्के अपने रिनिकान का यूज करके पीछे वाले स्टेचू के साथ खुद को रिप्लेस कर देता है। लेकिन तभी सास्के देखता है कि ऊपर एक और ओत्सुजुकी है जिसका नाम मोमोशिकी ओत्सुजुकी है। वो सास्के के रिनिकान को देख के समझ जाता है और वो सास्के से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या ढूंढने आए हो, कागुया ओत्सुजुकी कहाँ पे है। सास्के कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, वो अब यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सास्के उन्हें कागुया के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। इसीलिए किन्सुकी सच्चाई जानने के लिए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। सास्के को पता होता है कि फाइट करने से ज्यादा उसे इस स्क्रॉल को नारुतो तक पहुंचाना है, इसीलिए मौका मिलते ही वो अपने रिनिकान का यूज करके वहाँ से निकल जाता है। दूसरे सीन में नारुतो को देखते हैं जो कि इस बात को सोच के काफी चौंका हुआ होता है कि क्या यहाँ पे और भी बहुत सारे ओत्सुजुकी है, जिसपे शिकामारू डर जाता है और कहते हैं कि शायद वो लोग फिर से एक वॉर शुरू करना चाहते हैं। लेकिन नारुतो कहते हैं कि उन्हें और भी केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि वो लोग फिर से पहले की तरह किसी वॉर को करना नहीं चाहते। तभी सास्के नारुतो को उसके बचपन का जैकेट देता है जो कि उसे उसके घर के सामने ही रास्ते में गिरा हुआ मिला था। नारुतो समझ जाता है कि ये किसका काम होगा। सास्के कहते हैं कि वो बोरुतो से मिला था और उसे ऐसा लगा कि वो बिल्कुल नारुतो के जैसा है जब वो छोटा था, जिसपे नारुतो कहते हैं कि नहीं, वो मुझ पे बिल्कुल भी नहीं गया है, असल में तो बोरुतो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है जब तुम छोटे थे। तभी नारुतो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो लगता है कि बोरुतो हम दोनों से भी बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि वो हमेशा ब्रांडेड न्यू कपड़े पहनना पसंद करता है। हमारे समय में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। दूसरे सीन में बोरुतो को देखते हैं जो कि होकागे ऑफिस के वहाँ पे आ रहा होता है नारुतो से बदला लेने के लिए, लेकिन सास्के उसे वहाँ पे रोक लेता है। सास्के कहता है कि तुम नारुतो से बदला लेना चाहते हो, सही कहा ना। बोरुतो कहता है कि हाँ, लेकिन अगर आप मेरे रास्ते में आए तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हैं जैसे ही बोरुतो आगे जाने लगता है तो सास्के उसे एक लात मार के वहाँ से दूर फेंक देता है। सास्के कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम अभी इतने ताकतवर हो कि तुम नारुतो को रोक लोगे। बोरुतो इस बात को सोच के चौंका हुआ होता है कि सास्के उसे कब लात मारा उसे दिखाई भी नहीं दिया। सास्के उसे एडवाइस देते हुए कहते हैं कि तुम अभी जिस रास्ते में चल रहे हो ना, तुम कभी नारुतो के पास
पास तक नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए तुम घर चले जाओ, इससे पहले तुम्हें चोट लग जाए। लेकिन बोरुटो अपने सेरो क्लोन जुत्सु का यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है, जिसे सास्के एक ही जगह खड़ा होकर उसे चुटकियों में हरा देता है और कहता है कि क्या तुम अब सेटिस्फाई हो, जिस पे बोरुटो खुश हो जाता है और सास्के को उसका टीचर बनने के लिए कहता है, क्योंकि वो अपने डैड से बदला लेना चाहता है, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। सास्के को कुछ समझ नहीं आता, वो पूछता है कि तुम आखिर अपने डैड से बदला लेना चाहते क्यों हो, जिस पे बोरुटो समझाता है कि उसने कैसे एक शैडो क्लोन को उसके छोटी बहन हिमावारी के बर्थडे में सेंड किया था और उसने बोरुटो से की हुई 2 मर्दों के बीच वाले प्रॉमिस को भी तोड़ दिया। सास्के उसे समझाता है कि जो हुकागे का जॉब होता है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और अभी कुछ ऐसी परिस्थितियां है कि नारुतो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, जिस पे बोरुटो कहता है कि मैं ये सुन के बिल्कुल पक चुका हूँ। जिस दिन मैं गेनिन बना उसके बाद भी नारुतो मुझे बिल्कुल एक बच्चे की तरह समझता है और मेरे ऊपर बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देता, जिस पे सास्के उसे ध्यान से देखता है और वो उसके अंदर नारुतो को देखता है। सास्के कहता है कि अगर तुम्हें एटलस राशिंगन बनाना आता है तो मैं तुम्हें अपने स्टूडेंट बना लूंगा, अगर तुम्हें इतना भी नहीं आता तो तुम नारुतो से बदला लेना तो भूल जाओ, तुम मेरे स्टूडेंट बनने के लायक भी नहीं हो। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है, जिस पे बोरुटो उसे रोकता है और कहता है कि अगर मैं राशिंगन बना लेता हूँ तो आपको मुझे अपने स्टूडेंट बनाना होगा। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद बोरुटो उसी समय रात को कोनोहामारू के घर पे आता है और उसे बताता है कि वो उसे राशिंगन बनाना सिखा दे, जिस पे कोनोहामारू काफी खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद बोरुटो चुनिन एग्जाम के लिए राशिंगन को अपना सीक्रेट वेपन बनाना चाहता है और वो खुद पे काफी प्राउड फील करता है क्योंकि वो लॉर्ड 4th और लॉर्ड 7th के बाद खुद इस जुत्सु को बोरुटो के पास आउट करने वाला है। जिसके बाद अगले दिन सुबह हम बोरुटो को देखते हैं जो कि काफी उदास होता है क्योंकि कोनोहामारू ने उसके हाथ में एक वाटर बैलून दिया था और कहा था कि उसे इस बैलून को अपने चक्र का यूज करके फोड़ना है, लेकिन बोरुटो को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि एक वाटर बैलून को फोड़ना सीख के कोई भी राशिंगन जैसे महान जुत्सु को सीख सकता है। वो गुस्से में बैलून को नीचे फेंक के उसे फोड़ देता है। कोनोहामारू उसे समझाता है कि लॉर्ड 4th को इस जुत्सु को डेवलप करने में 4 साल लग गए थे और मास्टर करने में 6 महीने। ये एक एरंग जुत्सु है तो थोड़ा मुश्किल होगा ही। जिसके बाद बोरुटो रात भर जाग के वाटर बैलून को फोड़ने का ट्रेनिंग करता है और अगले दिन हम देखते हैं कि उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बन रहे हैं और वो नींद में है। मित्सुकी कहता है कि हम लोग बहुत लकी है कि आज का मिशन बहुत आसान था क्योंकि बोरुटो पूरे मिशन के अंदर सिर्फ सो ही जा रहा था, नहीं तो हम लोग मुश्किल में पड़ जाते। जिस पे बोरुटो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं जागा ही हुआ था। दूसरी तरफ सरातो को पता होता है कि बोरुटो का ऐसा हालत उसके डैड सास्के की वजह से ही है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक को देखते हैं जब सास्के काफी समय बाद घर आता है, तब सरादा काफी समय बाद अपने डैड को देख के शॉक तो होती है, लेकिन सकुरा सास्के को देखते ही बेहोश हो जाती है क्योंकि वो इतने सालों बाद जो अचानक से आ गया। सरादा के पूछने पे सास्के बताता है कि वो इस बार चुनिन एग्जाम के खत्म होने तक घर रहने वाला है, तो इस बात पे सरादा काफी खुश होती है। तभी सास्के बताता है कि बोरुटो ने बताया था कि वो उसका स्टूडेंट बनना चाहता है। जिसके बाद उसी दिन शाम को बोरुटो कोनोहामारू के सामने अपने हाथ में वाटर बैलून को फोड़ के दिखाता है, जिस पे कोनोहामारू उसके सर पे मारते हुए कहता है कि तुमने तो लाइटनिंग स्टार जुत्सु का यूज करके इसे फोड़ा, तुम्हें तो सिर्फ चक्र फ्लो को अपने हाथ में गोल गोल घुमा के इसे फोड़ना था। जिसके बाद बोरुटो ट्रेनिंग करके आज जल्दी घर लौट जाता है क्योंकि आज उसकी मॉम हिनाटा कहीं बाहर घूमने जाने वाली है। हिनाटा कहती है कि उसने पहले से ही डिनर बना दिया है, तो बोरुटो कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। जिसके बाद वो चली जाती है। जिसके बाद रात को वो लोग डिनर कर चुके होते हैं। तभी बोरुटो कहता है कि आज वो हिमावारी के लिए एक केक बनाएगा क्योंकि वैसे भी वो लोग उसके बर्थडे के दिन केक नहीं खा पाए थे। जिसके बाद बोरुटो एक बर्तन में 2 एग डालता है और बाकी सामान को भी डालता है, फिर वो उसे मिलाने के लिए उसे जोर जोर से घुमाने लगता है। हिमावारी बताती है कि उसकी मॉम धीरे धीरे घुमाती है, तो बोरुटो भी वैसे ही धीरे धीरे घुमाने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है। वो अपने हाथ को उस बर्तन के ऊपर लाके अपने चक्र फ्लो से उसे घुमाने की कोशिश करता है और वो सक्सेसफुल होता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो अपने हाथ से कोनोहामारू के सामने बलून को फोड़ने में सक्सेसफुल होता है, इसीलिए इस बार कोनोहामारू उसे एक रबर का बॉल फोड़ने के लिए कहता है। जिसके बाद बोरुटो काफी दिनों तक लगातार दिन रात मेहनत करते रहता है और आखिरकार एक छोटा सा राशिंगन बनाना सीख ही जाता है। बोरुटो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, वो सीधे सास्के के पास जाके उसे वो राशिंगन बना के दिखाता है। उसे लगता है कि सास्के अब उसे अपना स्टूडेंट बना लेगा, लेकिन उल्टा सास्के कहने लगता है कि उसका राशिंगन बहुत ही ज्यादा छोटा है। जिस पे बोरुटो गुस्सा होकर उस राशिंगन को फेंकता है तो वो थोड़ी दूर जाके गायब हो जाता है। बोरुटो उदास होकर वहाँ से भाग जाता है। तभी सरादा वहाँ पे आती है जो कि उन्हें चिपके देख रही थी। वो कहती है कि बोरुटो कभी किसी चीज को इतना सीरियस नहीं लेता, आपने उसे मना क्यों किया? सास्के कहते हैं कि मैंने उसे मना कब किया, मैंने तो उसे अपने स्टूडेंट मान भी लिया है, लेकिन पता नहीं वो क्यों भाग गया। तभी सास्के देखता है कि बोरुटो का जो राशिंगन गायब हो गया था वो पीछे जाके एक पेड़ में टकराया है और वहाँ पे एक खट्टा भी हो गया है। दूसरे सीन में हम सरादा को देखते हैं जो कि बोरुटो को ये बताने के लिए ढूंढ रही होती है कि सास्के ने उसे अपना स्टूडेंट मान लिया है, लेकिन बोरुटो उदास होने पे हमेशा मिस्टर कातासोके के लैब में जाता है, जहाँ बोरुटो पूरी तरीके से चौंक जाता है क्योंकि मिस्टर कातासोके अपने हाथ में एक परफेक्ट राशिंगन बना के दिखाता है जो कि उसने अपने साइंटिफिक निंजा टूल की मदद से किया था, जिसका यूज करके वो किसी भी स्टाइल के जुत्सु को आसानी से कर सकता है। दूसरे सीन में हम मित्सुकी को देखते हैं जो कि ओरोचिमारू से बात कर रहा होता है, जहाँ ओरोचिमारू उसे चुनिन एग्जाम के टाइम पे अपने सेज पावर का यूज करने से मना करता है क्योंकि अगर वो अपने सेज मोड का यूज करता है तो सब लोग उसे वहाँ पे पहचान जाएंगे और वो वहाँ पे नहीं रह पाएगा। जिसके बाद हम अगले दिन बोरुटो को देखते हैं जो कि सास्के के पास जाके उसे एक परफेक्ट राशिंगन बना के दिखाता है। सास्के बोरुटो के अंदर नारुतो को इमेजिन करता है और सोचने लगता है कि बोरुटो आखिर एक दिन के ट्रेनिंग के अंदर एक परफेक्ट राशिंगन बनाना कैसे सीख गया। बोरुटो कहते हैं कि अगर स्किल का बात किया जाए तो वो अपने डैड की तरह बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी सास्के को उसके ऊपर थोड़ा शक होता है। बोरुटो कहता है कि अब तो आप मुझे अपना स्टूडेंट बनाओगे ना? सास्के हाँ कहता है और तभी हम बोरुटो के हाथ में उस साइंटिफिक निंजा टूल को देखते हैं और यही पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। सास्के की एंट्री हो चुकी है और चुनिन एग्जाम भी आ गया है, तो आगे
आने वाले एपिसोड काफी ज्यादा अमेजिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियोस को बिल्कुल भी मिस मत करना। इसलिए अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, जिससे आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।